दोस्तों आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश की जनता के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार की देश भर में किरकिरी हुई और सरकार के एक बड़े मंत्री का इस्तीफा तक हो गया। जिस सरकार ने कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी के गुट के सांसदों को तोड़ करके खुशियां मनाई थी, ठहाके लगाए थे, जश्न मनाया था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन खुशियों पर मानो किसी ने बाल्टी भर भर करके ठंडा पानी फेंक दिया हो। और सबसे बड़ी बात, अब वो सांसद जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए थे, आज वापस अपने घर लौटने की तैयारी में हैं, अपने पुराने नेता से मिलने के लिए बेचैन हैं और खुद अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके आगे का पूरा रोड मैप तय कर चुके हैं। यानी दोस्तों ये सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, ये एक ऐसा बड़ा भूचाल है जिसकी आहटें अभी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक सुनी जा रही है। ये भाजपा के उस पूरे नैरेटिव को धराशायी कर देने वाला भूचाल है जिसके तहत उन्होंने सोचा था कि बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करके 2026 का चुनाव आसानी से जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप किसी को कमजोर समझने की भूल करते हैं तो अक्सर वो व्यक्ति आपको ऐसा जवाब देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही ममता बनर्जी ने कर दिखाया है। तो चलिए दोस्तों आज की इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने भाजपा के पूरे खेल को पलट करके रख दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने कई शो में बताया था कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बागी सांसदों को लेकर के जो रणनीति अपनाई थी वो बहुत सोची समझी थी। अभिषेक बनर्जी ने पर्दे के पीछे से जो पूरी घेराबंदी की थी वो एक एक मोहरे को सोच समझ करके बिछाई गई शतरंज की विसात थी। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके दाव पर जिन सांसदों ने अपने राजनीतिक करियर को दाव पर लगा दिया था, आज वही सांसद पछता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आते आते और खत्म होते होते कुछ ऐसी तस्वीरें उभर करके सामने आई जिन्होंने उन बागियों के होश और अकल दोनों ठिकाने लगा दिए हैं। अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस भाजपा के भरोसे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी थी वही भाजपा आज खुद अपने घर में लगी आग को बुझाने में लगी हुई है। हरियाणा से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश से लेकर के बंगाल तक हर तरफ बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। दोस्तों मैंने कई शो में यह भी बताया था कि ममता बनर्जी ने बागी सांसदों की सांसदी के खिलाफ जो चुनौती दे रखी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी आधार पर है। यह नियम बिल्कुल साफ है कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्यता से नहीं बच सकते। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ही वो अकेला संवैधानिक अधिकारी है जो तय कर सकता है कि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा या नहीं, और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है दोस्तों। क्योंकि अभी तक स्पीकर साहब इस मामले पर टाल मटोल कर रहे थे, अटकाए भटकाए हुए थे, फैसला ही नहीं ले रहे थे। ममता की तरफ से बार बार गुहार लगाई गई, अभिषेक बनर्जी खुद जाकर के मिले, टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल के साथ जाकर के स्पीकर साहब से मुलाकात की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। स्पीकर साहब मोदी शाह का एजेंडा चलाते रहे। जून में जब पहली बार यह मुद्दा उनके सामने रखा गया तब भी टाल दिया गया। 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ तब फिर से यह मामला उनके सामने रखा गया, तब भी कोई फैसला नहीं लिया गया। पूरा मानसून सत्र निकल गया लेकिन फैसला नहीं आया। यानी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर पक्षपात करने लगे तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चाई को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है, और यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक बयान दिया जिससे इन बागियों की सांसें अटक गई और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के हाथ पैर फूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर एक न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सबसे पहले फैसला लेने के लिए स्पीकर संवैधानिक अधिकारी जरूरी है, लेकिन उसे निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के, बिना किसी भेदभाव के काम करना होगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर समीक्षा में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बयान सुनते ही बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि अगर स्पीकर साहब अब भी टाल मटोल करते रहे तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में दखल देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो फिर उन 20 बागी सांसदों की सांसदी बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वो पल था दोस्तों जब बागी सांसदों को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और यही वो पल था जब भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हुआ कि जिन 20 सांसदों को तोड़ करके वो जश्न मना रही थी वो जश्न कुछ ही दिनों में मातम में बदलने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ।
वो एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार वालों से मिलने के लिए हली शहर गई हुई थी। ये एक मानवीय दौरा था, संवेदना जताने के लिए एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गई हुई थी, लेकिन वहाँ उनके साथ जो वो शर्मनाक घटना हुई, उनके वाहन पर पत्थरबाजी की गई, कीचड़ फेंके गए, अंडे फेंके गए, पूरा माहौल इस तरह बनाया गया जैसे ममता बनर्जी अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। और यही वो घटना थी जिसने बंगाल की पूरी राजनीति को बदल करके रख दिया, क्योंकि इस हमले के बाद जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत ही जोरदार थी। कालीघाट टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए, हमले की निंदा की और ये साफ संदेश दिया कि दीदी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन बागी विधायकों ने कुछ ही दिन पहले ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में शामिल होने का ऐलान किया था, वही विधायक अब ममता बनर्जी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। जी हां दोस्तों, ये वही विधायक है जो कल तक भाजपा और ऋतुव्रत गुट के साथ खड़े थे। 3 विधायकों ने खुलकर के ममता के समर्थन में प्रदर्शन किया। पहले नाम है वसीरहाट नॉर्थ के विधायक तौसीफ उर रहमान का, दूसरा नाम है मैथिया बरोच के विधायक अब्दुल खालिक मुल्लाह का, और तीसरा नाम है बुरईपुर से विधायक विभास सरदार का। इन तीनों ने कालीघाट टीएमसी के बड़े नेताओं सोनन दुबे चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान आए उन्होंने बंगाल की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। बसीरहाट नॉर्थ के विधायक तौसीफ उर रहमान ने साफ साफ कहा कि दीदी जहां हैं तौसीफ भी वहीं है। दीदी के तस्वीर के बिना मैं बसीरहाट से 10 वोट भी नहीं पा सकता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की यही सच्चाई है। मेरी सुरक्षा हटा दी गई, लेकिन मेरे लिए बसीरघाट का मतलब ममता है, तौसीफ का मतलब ममता बनर्जी है। सोचिए दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले तक ऋतुव्रत गुट के साथ जाने की बात कर रहा था और आज खुलेआम कह रहा है कि उसका मतलब ही ममता बनर्जी है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। दूसरी तरफ बुरईपुर ईस्ट के एमएलए विभास सरदार ने पार्टी की एकता पर जोर देते हुए कहा कि हम जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, ममता बनर्जी द्वारा दिए गए चिन्ह के तहत जीते हैं। दूसरे शब्दों में, जब उन पर हमला हुआ तो हमने विरोध किया। टीएमसी के सभी 80 एमएलए को ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध करना चाहिए। इन बयान का सीधा मतलब यह है कि विभास सरदार अब पूरी तरह से ममता के साथ खड़े हैं और वो दूसरे विधायकों को भी यही रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं। और तीसरे विधायक अब्दुल खालिक मुल्लाह ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ, मैंने इसके विरोध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं अभी नहीं बताना चाहता कि मैं किस गुट से जुड़ा हूं, फिलहाल मैं ऋतुव्रत के साथ हूं, लेकिन फिर भी मैं ममता दीदी पर हुए हमले का विरोध करता हूं। यानी ये विधायक भी अंदर से जानते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है और वो भी धीरे धीरे अपना पाला बदलने की तैयारी में हैं। दोस्तों, ये घटनाक्रम बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। मई के बाद से ऋतुव्रत के गुट को टीएमसी के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा रहा था। भाजपा को लग रहा था कि उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को अंदर से ही खोखला कर दिया है, लेकिन आज ममता बनर्जी पर हुए हमले ने पूरे खेल को उल्टा कर दिया है। 3 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कालीघाट का समर्थन करके ये साफ कर दिया है कि ये गुट अब बिखरने की कगार पर है। और अब आते हैं उस बड़े फैसले पर जो ममता बनर्जी लेने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 बागी लोकसभा सांसदों को लेकर के बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। पार्टी छोड़ करके नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन करने वाले इन सांसदों के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है और ये कदम टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के ठीक 1 दिन बाद उठाया गया है। यानी ये पूरी रणनीति बहुत सोच समझ करके बनाई गई है। अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ दायर अलग अलग अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर स्पीकर कानून और अदालती निर्देशों के तहत तय समय में याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं लेते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा और जवाब वहां देना होगा। यहीं से भाजपा की भी सांसें अटक गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और अब सवाल यह है कि आखिर उन 20 बागी सांसदों में से कितने वापसी की लाइन में है। दोस्तों, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि 3+1 यानी कि 4 सांसद खुलकर के अब ममता बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। 3 ने तो पहले ही खुलकर के कह दिया है कि हम भाजपा और एनडीए के साथ नहीं हैं, और अब चौथा भी उनके साथ आ गया है। इन 4 सांसदों की सांसदी बचने की उम्मीद है, क्योंकि ममता के तरीके से सुझाए गए रास्ते पर चल करके वो अपनी सांसदी बचा सकते हैं, लेकिन जो बाकी 16 सांसद बचेंगे उनकी सांसदी अब कोई नहीं बचा सकता।
ये एक कड़वी सच्चाई है जो उन्हें भी समझ में आ चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल ममता के बागी विधायकों का भी है। कहा जा रहा है कि विधायकों का ज़मीर जाग रहा है या फिर उन्हें ममता के लिए ममता जाग रही है। कुछ ही दिन पहले 3 मुस्लिम सांसदों ने भाजपा और एनडीए में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और अब ममता बनर्जी को छोड़ करके बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ शामिल होने वाले 3 विधायकों ने भी टीएमसी सुप्रीमो पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। यानी बागी सांसदों की जो मुश्किलें थी, अब वही मुश्किलें विधायक भी महसूस कर रहे हैं। और इन 3 विधायकों के प्रदर्शन में शामिल होने से बहुत कुछ साफ हो गया। उनकी घर वापसी की चर्चा अब पूरे जोर शोर से चल रही है और ये सब कुछ 15 अगस्त की दरमियान रात हुई एक सीक्रेट मीटिंग के बाद तेज हुआ है। बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे साफ हो गया कि बागी अब घर वापसी की तैयारी में हैं। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सोचिए, जिस उम्मीद में उन्होंने ममता के 20 सांसद तोड़े थे, वो उम्मीद अब धराशायी होने की कगार पर है। 4 सांसदों के अलग होने से बागी बचे, 16 सांसदों की सांसदी जा रही है और दूसरी तरफ कई बागी अब ममता के पास वापसी की तैयारी में है। यानी दोनों तरफ से भाजपा को नुकसान हो रहा है। एक तरफ सांसद हाथ से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जो सांसद हाथ में हैं उनकी सांसदी भी जाने वाली है। और इस बीच बंगाल में एक नया नारा भी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा का झूठ का किला अब बिखर रहा है? क्या बंगाल में बागियों के दिन लद चुके हैं? बंगाल की राजनीति में ये समय बहुत अहम है। हर दिन एक नया मोड़ लेकर के आ रहा है, हर एक घटना एक नया समीकरण बना रहा है। और इस पूरे खेल में एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि ममता बनर्जी ने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस पूरी स्थिति को संभाला है। उन्होंने बागियों के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, वो सही समय का इंतजार करती रही। और जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, जब उन पर हमला हुआ, जब कालीघाट टीएमसी के समर्थन में लहर उठी, तब उन्होंने अपना दांव खेला। और ये दाव इतना ज़बरदस्त है कि भाजपा को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दे। दोस्तों, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या ममता गुट के लिए वो बड़ी खुशखबरी आती है जिसका इंतजार पूरा बंगाल कर रहा है? क्या भाजपा को पूरा नैरेटिव जिसके तहत वो बंगाल में जीत का दावा कर रही थी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा? क्या वो 16 बागी सांसद जिनकी सांसदी जाने वाली है वो कहीं और भाग जाएंगे या फिर अपनी सांसदी गंवा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का बंगाल चुनाव फिर से एक तरफा हो जाएगा ममता बनर्जी के पक्ष में? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि भाजपा का जो सपना था बंगाल को अपनी झोली में डालने का, वो सपना अब चकनाचूर होने की कगार पर है। और इसका पूरा श्रेय जाता है ममता बनर्जी की उस अद्भुत रणनीति को, अभिषेक बनर्जी के उस सूझबूझ को और कालीघाट टीएमसी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी दीदी पर हमले के बाद पूरे राज्य में आग लगा दी। आप क्या सोचते हैं इन पूरे घटनाक्रम पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।